नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं रमेश बिरादर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी GFGC कॉलेज चिड़गुप्पा के तरफ से सभी लोगों को नए साल का शुभकामनाएं देते हुए BSc फर्स्ट ईयर के सभी मेरे हिंदी छात्रों को नए साल की शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप सभी का नया साल पिछले साल से भी अच्छा गुजरे और आप सभी लोग अपने जीवन में समृद्धि और जो आप चाहते हैं बनना वो आप बन जाए। इसी कामना के साथ आज हमारा जो कहानी है BSc फर्स्ट सेम बेसिक हिंदी के लिए, आज का कहानी है पर्दा। यशपाल जी का लिखा हुआ यह कहानी है। और यशपाल जी की इस कहानी के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने से पहले हम यशपाल जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यशपाल जी का जीवन 1903 में इनका जन्म हुआ था और ये एक मध्यवर्गीय हिंदू परिवार में इनका जन्म फिरोजपुर में होता है। इनकी कॉलेज शिक्षा लाहौर से होती है और वे राजनीतिक गतिविधियों में कॉलेज शिक्षा पाने के बाद वे सक्रिय रहते हैं और कई बार जेल भी जाते हैं और क्रांतिकारी दल में वे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और वहाँ पर संचालन भी वे करते हैं। और आगे जाके वे अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार भी होते हैं और आजीवन कारावास के दंड भी वे पाते हैं। यशपाल जी जेल में ही रहकर एक क्रांतिकारिणी महिला से वो शादी करते हैं और विवाह कर लेते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वे जेल से मुक्त हो जाते हैं। और वे देश के स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने विप्लव नामक एक पत्रिका का संपादन किया और वे आगे चलकर प्रेमचंद की लेखन परंपरा का विकास उन्होंने किया और कलात्मक दृष्टि से उन्होंने अपने कहानियों में सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को उन्होंने स्थापित किया। और बहुत सारा इनका जो कहानी और इनकी जो साहित्य है मार्क्सवाद से प्रभावित है, यानी मार्क्सवादी प्रभावी साहित्य इनका हम देखते हैं। और इन्होंने अपने साहित्य में अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति के भेदभाव, अनैतिक रूढ़ प्राय जीवन मूल्यों को भी उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है या अपने साहित्य में उन्होंने लिया है। तो यशपाल जी के अनुसार साहित्य सार्थकता किस तरह से है कि वो साहित्य समाज के उपयोग में आए, यानी सामाजिक उपयोगिता ही साहित्य का सार्थकता है, ये वे मानते थे। इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है पिंजड़े की उड़ान, दो दुनिया, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावर्त चिंगारी, फूलों का कुर्ता, उत्तमा की माँ, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इन्हीं कहानी संग्रहों से हमने आज चुना है पर्दा। ये जो पर्दा है ये तर्क का तूफान, यानी तर्क का तूफान कहानी संग्रह में से लिया गया यहाँ एक कहानी है। तो इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम इसके पात्रों को देखते हैं। चौधरी पीर बख्श यानी दादा चुंगी के महकमे के दरोगा थे, यानी जो चौधरी पीर बख्श थे चुंगी नामक एक गांव के दरोगा थे। उनके दो बेटे, पहला बेटा फजल कुर्बान, पहला बेटे का नाम फजल कुर्बान, दूसरे बेटे का नाम इलाही बख्श। जो पीर बख्श थे उनके दो बेटे थे। उनका पहला बेटा था फजल कुर्बान और इनके दूसरे बेटे का नाम था इलाही बख्श। ये
जो पीर बख्श थे वो दरोगा थे, उनकी आमदनी अच्छी थी, तो इस आमदनी के चलते उन्होंने अपने जीवन में एक पक्का सा एक मकान बना लिया था, उसे वे हवेली कहकर बुलाते थे। और चौधरी पीर बख्श जी का एक दिलो तमन्ना थी कि उनके बच्चे बड़े अधिकारी बने, यानी बड़े अफसर बने, उनकी दिलो तमन्ना थी। वे अपने बच्चों को पढ़ा के बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, मगर कारणवश और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई न होने के कारण उनके बच्चे वैसे ही नहीं रहे। फिर भी उन्होंने एक को एंट्रेंस पास कराकर रेलवे में दाखला करा दिया, यानी रेलवे डिपार्टमेंट में काम करा दिया। वो थे रेलवे में काम करने वाले बेटे फजल कुर्बान, उनको उन्होंने रेलवे में डाल दिया। और दूसरे बेटे इलाही बख्श जो थे, उनको उन्होंने डाक खाने में बाबू बना दिया। मगर उनकी दिली तमन्ना थी कि वो बहुत बड़े व्यक्ति या बहुत बड़े अफसर बने। तो इसलिए कभी कभी वो याद करते, वो भी क्या वक्त था, लोग मिडिल क्लास पास करके डिप्टी कमिश्नर बनते थे, मगर आज का जो तालीम है, एंट्रेंस पास होने के बाद भी अंग्रेजी पढ़कर भी 30-40 रुपए के पगार से ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। तो ये उनका एक अपने आप से और इस सिस्टम से उनको बहुत एक आशा थी, मगर अपने बच्चों को डिप्टी कलेक्टर या कुछ बड़ा अधिकारी उन्होंने नहीं बनाया। मगर फिर भी उन्होंने पहले बच्चे को रेलवे में दाखला करा दिया, यानी रेलवे डिपार्टमेंट में काम दिला दिया। दूसरे बच्चे को उन्होंने डाक खाने में काम दिला दिया। और वे सभी लोगों का शादी करके वे अपना आंखें मूंद लिए, यानी अपने बेटों को बड़े ओहदे में देखना उनका बहुत तमन्ना था। फिर भी यहाँ पर उनको अपने बच्चों को जो भी हो एक काम पर लगाकर अपनी तमन्ना अपने दिल में ही रख लेकर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। कौन? चौधरी पीर बख्श। और चौधरी पीर बख्श जो थे, उन्होंने अपने दोनों बेटों का शादी भी किया था। और दोनों बेटों में चौधरी फजल कुर्बान को, जो रेलवे में काम करते थे, उन्हें अल्लाह ने, यानी भगवान ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां। और जो डाक खाने में काम करते थे वे चौधरी इलाही बख्श, उन्हें अल्लाह ने 4 बेटे 2 लड़कियां बख्शी, यानी उनको 4 बेटे और 3 बेटियां पहले बेटे को, और 4 बेटे 2 लड़कियां दूसरे बेटे को, यानी दूसरा बेटा इलाही बख्श, पहला बेटा फजल कुर्बान को। इसे हमें जरा बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जो पात्र हैं वही तो हम लोगों को जानना है और उनके बारे में देखना है। तो यहाँ पर ये जो फजल कुर्बान हैं, उनके जो 4 बेटे 3 बेटियां उनके जीवन में वे बढ़ गए। इसके साथ ही छोटे जो बेटे थे जो पोस्ट ऑफिस में काम करते, उनके भी 4 लड़के और 2 लड़कियां। तो इन सबको पहले एक मकान जो बनाया था उसमें 2 बेटे रहते थे, उनके बीवी, फिर उनके बेटे, उनके 4 बेटे 3 बेटियां, इनके 4 बेटे 2 बेटियां, तो सब मिला के कम से कम एक 12-13 सदस्यों का एक घर बन रहा है। तो 12-13 सदस्यों का जब घर बनता है तो जो छोटा सा मकान होता है वो कम पड़ने लगता है। तो कम पड़ने लगा, जैसे तैसे करके जो जनाजा यानी जो लड़कियां या अपने जो घर में औरतों का रहने का जो जगह है वो थोड़ा थोड़ा आगे आने लगा, यानी इनके जो बैठक थी वो बैठक जनाजे में बदल गया, यानी उनके घर के सदस्यों के यूज़ करने के लिए, उनके उपयोग के लिए, उसको हम जो जनाजा कहते हैं, जनाजा क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आगे आ गया। और आगे आते आते उनका जो घर बैठक था वो घर के बाहर हो गया, यानी घर के बाहर जो दहलीज होती है उस दहलीज के पास उनका बैठक हो गया।
तो जो बैठक था उसको सब कुछ जनाजे में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक पर्दा डाल दिया, यानी एक पर्दा गिर गया। यहाँ पर्दा जो था, ये पर्दा जो जनाजा बाहर आते आते जो पर्दा गिर गया, तो वो पर्दा जो था वो बहुत बढ़िया किस्म का पर्दा रहता था, यानी दरी से बनाया हुआ, यानी बेडशीट के जो दरी होते हैं ना, दरी से बनाया हुआ पर्दा था। दोनों भाइयों के बाल बच्चे मकान पर रहने लगे, भीतर में सब अलग अलग रहते थे, मगर ड्योढ़ी का पर्दा कौन लाए भाई, यानी जो पर्दा जो घर के सामने डाला गया था वो अच्छा किस्म का पर्दा रहता था। बाहर सब वो पर्दे के अंदर सब लोगों को बहुत बड़ा मकाम दिखता, मगर अंदर दोनों भाई के लड़के लड़कियां सब अलग अलग रहते। तो यहाँ पर एक बात आई कि पर्दा कौन लाए, पर्दा क्या कहते हैं उसे, पर्दा जब फट जाता है तो कौन लाए। तो इसके लिए उन्होंने एक बड़ा सा एक उपाय भी उन्होंने कर लिया था कि घर में जो पलंग पर बिछाने वाले जो रंगीन दरिया जो थे, जो उनके दादाजी के ज़माने के थे, उन्हें एक करके एक के बाद एक उस पर्दे पे चढ़ते गए, यानी कोई लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो बाप दादा के जो ज़माने के जो दरिया थे वो पर्दे के रूप में घर के बाहर लटकने लगे। तो ऐसे तैसे होकर सभी बच्चे बड़े हो गए, यानी पहला जो पीढ़ी थी पीर बख्श, जो हमारे चुंगी के महकमे में थे पीर बख्श, और उनके बेटे, 2 बेटे, कौन, फजल कुर्बान और इलाही बख्श, इनके 4 बेटे। तो यहाँ पर तीसरी पीढ़ी जब आई, जो तीसरी पीढ़ी की शादी होने लगी, तो चौधरी खानदान बहुत बड़ा हो गया, हवेली छोटी लगने लगी। तो हवेली को छोड़कर दूसरी जगह की तलाश चौधरी खानदान को करना पड़ा। तो इलाही बख्श जो थे, जो बड़े साहबजादे, एंट्रेंस पास करके डाकखाने में जो 20 रुपए की क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, यानी जो चौधरी बख्श जो हमारे पीर बख्श के छोटे बेटे थे, उनके 4 जो बेटे थे, उनमें से पहला लड़का, इलाही बख्श का पहला लड़का एंट्रेंस पास करके डाकखाने में सेम वहीं पर काम करने लगा 20 रुपये नौकरी से। दूसरा जो बच्चा, जो दूसरा साहबजादा था, तो यहाँ पर कहानी इससे ही आगे बढ़ती है चौधरी इलाही बख्श के बेटों से। तो चौधरी इलाही बख्श का पहला बेटा एंट्रेंस पास करके डाकखाने में था, दूसरा बच्चा अस्पताल में कंपाउंडर बन गया मिडिल पास करके, और तीसरा बच्चा यानी तीसरा जो बेटा था वो नौकरी दोनों मुश्किल से मिलने, तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल से मिलने के वजह से उसने जैसे तैसे करके मिडिल पास कर उसने स्कूल में एक क्लर्क की नौकरी पाली। मगर चौथा जो लड़का था वो पीर बख्श प्राइमरी तक भी नहीं पढ़ पाया था, तो उनको पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसी की वजह से वो आखिर तक बड़े अपने पिताजी के खर्च पर नहीं पढ़ सका। कौन? चौधरी पीर बख्श। चौधरी पीर बख्श जो है वो नहीं पढ़ सका, और चौथा लड़का जो था वो आगे नहीं बढ़ सका, और वो तालीम माँ बाप के खर्चे पर नहीं हो सकी उसकी, तो स्कूल की फीस नहीं भरने के वजह से उसकी चौथी तक ही वहाँ पढ़ पाया। कौन? चौथा लड़का पीर बख्श। मगर जैसे जैसे वो बड़े होते गए पीर बख्श, उनकी भी शादी हो गई और बीवी उनके घर आई, और पीर बख्श जी जो थे वो रोजगार के तौर पर इज्जत के ख्याल से उन्होंने एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। यानी कुली का काम तो वो नहीं कर सकते क्योंकि चौधरी खानदान है, तो चौधरी खानदान
जो है वो छोटे मोटे काम तो नहीं कर सकते, मगर फिर भी उनको उनकी इज्जत के ख्याल रखते हुए उन्हें वहाँ तेल की कारखाने में, मिल में मुंशीगिरी का काम मिल गया। वे ज़्यादा पढ़े हुए भी नहीं थे, मगर उनके पास एक सफ़ेद पोश बड़ा खानदान का नाम तो था, इसलिए उन्हें मुंशीगिरी का नाम या मुंशीगिरी का काम मिल गया। और वे वहाँ पर एक चौकी पर बैठकर अपने कलाम दवात यानी अपना हिसाब किताब वो लिखते थे। तब उनका जो पगार था वो महीना 12 रुपये था। कितना? महीने में 12 रुपये पगार उन्हें मिलती थी। तो उनकी जब शादी हो गई तो चौधरी पीर बख्श को मकान छोड़कर दूसरी जगह पर मकान लेना पड़ा, जो वो कच्ची बस्ती में था। बहुत छोटे लोग वहाँ पर रहते थे और उन्हीं के बीच में उन्हें रहना पड़ा। उनका मकान का जो किराया था वो 2 रुपये था। तो जो 2 रुपये का मकान, 2 रुपये किराए का जो मकान है वो किस तरह से हो सकता है, आप भी अपने दिल में उसे आप देख सकते हैं। यानी वो जो मकान था वो वहाँ पर एक कमेटी का नल टपकता रहता था, जिसके किनारे में घास उगी हुई थी। गली पर मच्छरें, मक्खियाँ बादल के जैसे उमड़े हुए रहते थे। और बाजू में एक रमजानी धोबी भट्टी थी, जिसमें धुआं आता था, कपड़ों को उबला जाता था। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों का घर थे, यानी मोचियाँ यानी चप्पल बनाने वाले। बाईं ओर वर्कशॉप थे। ऐसे जगह पे उन्होंने अपना मकान ले लिया और चौधरी साहब अपना जीवन जीने लगे। और वे काम करते गए, तनख्वाह बढ़ती गई, मगर 15 बरस में उनकी तनख्वाह 12 रुपये से 18 रुपये हो गई। मगर खुदा ने उन्हें जो बरकत दी वो रुपये पैसे में शक्ल में नहीं दी। उन्होंने जो बरकत दी वो औलाद के शक्ल में होती रही। यानी 15 बरस में उनकी पगार जो तनख्वाह थी 12 रुपये से 18 रुपये हुआ, मगर उनके जो घर में जो औलाद की बरकत हुई, वे 15 बरस में उन्हें 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां हुई, बाद में 2 लड़के हुए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 12 रुपये से 18 रुपये जाने तक 5 बच्चे हुए, 2 रुपये किराया, तो कैसा होता। तो उसके अंदर ही फिर उनकी माँ उनकी वालदा यानी उनके वालिद मर गए, पिताजी मर गए। तो वालदा जो माँ थी वो भी पीर बख्श के पास ही आ गई और कहने लगी कि मुझे तुझे छोड़कर कौन है, छोटे लड़का ही मेरा सब कुछ है। और वहाँ छोटे लड़के के पास रहने लगी। जो बाल बच्चे थे, घर बार था, कई तरह के झंझटे होते थे। कभी बच्चों को तकलीफ़ होती थी, कभी कुछ खर्चा आ जाता था, कभी कुछ खर्चा आ जाता था। तो खर्चा आने लगा और कर्जा भी उनको होने लगा। मिल का जो नौकरी थी वो बहुत पक्की थी। हर महीने 7 तारीख को ही तनख्वाह मिलता था और जो पैसे जो मालिक देता वो एडवांस में कभी नहीं देता। कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ता तो जब एडवांस देता तो सैलरी में यानी जो पगार होती तब वो ज़रूर काट लेता। तो ऐसे हालत में जब 5 बच्चे हुए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ झंझटें थी, कभी ना कभी कुछ खर्चे थे। तो उन खर्चों को बचाने, उन खर्चों के लिए और उन खर्चों को सही करने के लिए या ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपने घर के छोटे मोटे चीज़ें गिरवी रख देते, या गिरवी रखने से अच्छा है वो छोटे मोटे जो भी चीज़ उनके जो पुश्तैनी मिली थी वो सामान सब एक एक करके वे बेचने लगे। कौन? चौधरी पीर बख्श जो था वहाँ
तो एक एक करके सभी सामान गिरवी रखते, कोई बेच देते। तो गिरवी रखने से क्या हो जाता, 1 रुपये का सामान को उन्हें 12 आना या 8 आना मिल जाता। फिर जो मिलता उस जो बाकी का रहता वो ब्याज सब मिलाकर उधर ही हो जाता। तो एक एक करके उनके सारे सामान गायब होने लगे, यानी एक एक करके उन्होंने सभी सामानों को उन्होंने बेच दिया। अब उनके पीरबख्श का इज्जत की आधार क्या था, दरवाजे पे लटका हुआ वहाँ एक अच्छा सा तना हुआ एक पर्दा। यानी हम देखते हैं कि बाहर तो पर्दे को देखकर कोई भी बोल सकता कि बड़ा आदमी है, मगर अंदर जो हालत थी, जो 15 साल में 12 रुपये से 18 रुपये तक का पगार और 5 बच्चों का जन्म, उनका सभी का कुछ ना कुछ खर्चा, तो उनका पूरा घर का सामान भी बिक गया, सब कुछ हो गया, मगर फिर भी उनका घर का पर्दा जो लटका हुआ रहता था वो पर्दा दरोगा, यानी एक तरह से उन्हें क्या कहते हैं, चौधरी जी का जो नाम था उसे वो बचाया हुआ था। तो अंदर से कई बार कई आवाज़ें आते, अंदर ही सभी लोग रहते, उसी के आड़ में, वो पर्दे के आड़ में ही उनकी जीवन चलती थी। तो कभी कभी ये पर्दा भी 5 साल 2 साल 3 साल कितने साल रह सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए पर्दा हवा के झोंकों से निपटता हुआ करता हुआ उसके अंदर भी छेद होने लगे। जब भी छेद होता तो अंदर से ही 2-4 हाथ बाहर आते और उसे उस छेद को वहाँ पर सुई धागे से वो क्या करते थे, उसे मरम्मत कर लेते थे। तो जो घर का मकान की ड्योढ़ी यानी बाकलो जो ड्योढ़ी था वो भी गिरने लगा था, गलते गलते बिल्कुल गल गया था। जब उसने जो पीरबख्श जो थे उन मालक को जब वो अपने दरवाजे और जो ड्योढ़ी के बारे में बताने जाते तो उनको उत्तर मिलता, तुम देते ही कितना हो, 2 रुपये 2 रुपल्ली तुम देते हो, और वो भी 6 महीने में 8 महीने में एक बार। तुम्हें रहना है तो उस घर में रहो, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हो। ऐसा उन्हें उत्तर मिलता कि उनके घर के ड्योढ़ी यानी दरवाजे खराब हुए उसे मरम्मत कराने के लिए जब मालिक के पास जाते तो उनको ये उत्तर मिल जाता। तो आखिर थोड़े दिन के बाद उनके किवाड़ यानी दरवाजे गिर गए। चौखटों को टिकाकर ही उन्होंने अपने उस किसे पर्दे को उन्होंने लटका दिया, और वे रात को सोचते कोई चोर आ जाए तो क्या हो जाएगा। चोर आता तो उसे कुछ नहीं मिलता, फिर भी चोर तो चोर होता है, पूरा सामान लेके जाएगा। यानी दरवाजे नहीं है घर को, दरवाजे नहीं रख सकते। तो उनको चोर से ज़्यादा उनको फिक्र थी उनकी आबरू की। यानी कोई गलती से घर के अंदर आ जाए तो क्या, यानी उनके घर में जो बहुत अच्छा चीज़ जो था, यानी बाहर से दिखने के लिए उनके घर में जो था वो उनको आबरू को बचा रहा था, यानी उनकी इज्जत को बचा रहा था, वो था उनके घर के सामने लटका हुआ पर्दा। यानी घर में जब महंगाई बहुत बड़ी, 5 औरतें, उनके कपड़े लाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। उनके घर में जितने भी कपड़े थे उसे ही सील कर उसे ही वे मरम्मत कर वो औरतें खुद पीरबख्श साहब सब उसे पहनते थे। यानी 12 रुपये 18 रुपये में उनको कुछ कपड़े वपड़े पहनने के लिए, यानी नए कपड़े लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते। यानी जो भी खाना है वो खाना लाने के बाद उनके पास कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो अंदर के जो औरतें थे, बच्चे थे, उनके कपड़े भी फटे हुए थे। उनका घर का पूरा जो कपड़ा था वो उनके ड्योढ़ी पर डाला हुआ दरी का पर्दा। तो कपड़े की महंगाई से वो नहीं ले सकते थे। तो उनके घर में अभी ऐसा एक वक्त आया कि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और एक बार जो उनके घर में बरकत हुई
और उनको बच्चा हुआ 5वां, तब उन्हें घर में सामान लाना तो ज़रूरी था। तब उन्होंने देखा कि अभी घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो कहाँ से लाए। तो उन्होंने क्या किया, पंजाबी खान, वहीं पर एक आदमी रहता था खान साहब बोलकर, उनके पास उसे वो नहीं पसंद करते थे। उसका नाम था बबर अली खान। तो बबर अली खान पैसे सबको देता, मगर उसका जो वसूली था वो भी बहुत खतरनाक था। जो बच्चे का जन्म हुआ तो पीरबख्श को पैसे की ज़रूरत पड़ी। पीरबख्श का बाहर तो बहुत अच्छा सा नाम था, क्योंकि उन्होंने किसी के पास कभी भी कुछ भी कर्जा नहीं लिया था। मगर अभी जो ये जीवन चल रहा था, तो उनको एक बच्चा पैदा हुआ, तब उसका खर्चा जो आता है, उस खर्चा जो एक्स्ट्रा खर्चा जब आता है, तब उतने पैसे के लिए भी उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, उसके खर्चे के लिए भी। तो उन्होंने सोचा कि बबर अली खान यानी पंजाबी खान के पास पैसे ले लिए जाए, मगर उसके जो सितवे उसके जो वसूली था वो बहुत ही कड़क वसूली करता था, तो वो डर कर वो नहीं लेते। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और जो पंजाबी खान था, उस खान के पास उन्होंने 4 रुपये उधार ले लिए। उसका ब्याज 4 आना, यानी एक बबर अली खान 1 रुपये मुहावरा किस्त मान ली, यानी 4 आना उनका, 1 रुपये को 4 आना कर्जा, क्या कहते हैं उसको, ब्याज। तो 4 रुपये के लिए उन्हें कितना देने पड़ना था, 5 रुपये देने थे। तो उन्होंने कर्जा ले लिया, और पीरबख्श जो थे वो कर्जा ले लिया उन्होंने, और वे उस समय को, यानी जो उनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ था, उस समय को उन्होंने जैसे तैसे करके उसको ख़त्म कर दिया। यानी बाज़ार गए, पैसे से सब कुछ लाए। तो बाज़ार से क्या क्या लाते हैं वो भी वहाँ पर बताते हैं कि जब वो लाते हैं बाजरा, 3 सेर और ऐसे ही सब कुछ सामान जो भी उनके घर में लगता, यानी जनाजे, यानी जब घर में जब डिलीवरी होती है तब सामान जो जरूरी पड़ती है, तब वो सब सामान लाए, और उनका जो प्रसव का जो समय था वो बीत गया। मगर जो खान था वो बहुत शैतान था। तो वे क्या होता था, मुहावरा 1 रुपये किस्त देना है, तो वो अदा होना तय हुआ। तो खान साहब किस्त न दे सकने पर, हालात में घर के दरवाजे पर फजीयत हो जाने पर, वहाँ सोचकर खान साहब कभी कभी डर जाते। तो ऐसे ही डरते रहते थोड़ा थोड़ा कर उन्होंने पैसे दिए किसे, खान साहब को, मगर उन्हें पूरे पैसे लौटाना नहीं हुआ। और वे 7 महीने तक थोड़ा थोड़ा कर किस्त चुकाते रहे, तो फिर भी उनका पूरा किस्त नहीं चुका था। तो इसी में सावन का महीना आया, बाजरा बहुत महंगा हुआ, यानी बाजरा जो सस्ता मिलता था घर के खाने के लिए, वहाँ रुपये में 3 सेर मिलने लगा। पहले 10 सेर मिलता था, तो 3 सेर मिलने लगा। तो बाजरा घर में बाजरे की रोटी एक तरह से नवनी बोलते हैं हम कन्नड़ा में, तो बाजरा मिलने लगा। तो उनको यहाँ 2-3 महीने तक जो सब सामान का रेट ज़्यादा हो गया, तब उन्हें किस्त देना असंभव हो गया। तो इस महीने में भी वो खान जो था, हर महीने 7 तारीख को आके वो अपना पैसा थोड़ा जो ब्याज है वो लेके जाता था। मगर इस महीने में खान को, जो हमारे चौधरी साहब थे पीरबख्श, उनको इस महीने में जो बाजरा महंगा हो गया, तो इसलिए उनको पैसा देना नहीं हुआ। तब वो कहते हैं कि खान आते ही खान की दाढ़ी को छू कर बोले कि अल्लाह की कसम 1 महीने माफ़ कर दो। अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा किया। और खान क्या हुआ, नहीं ठीक है, तुम अगले महीने में दोगे ना, 1 रुपये देने का 1.25 रुपये दोगे ना, हाँ ठीक है, तो मैं जाता हूँ। मगर मैं कैसा आदमी हूँ तुम्हें पता है, पैसे नहीं दिए
तो बात कुछ और होगी। ऐसे डरा के वो क्या किया, वे वहाँ से चले गए। फिर आगे आते भादों का महीना आया, हालत और परेशानी और ज़्यादा बढ़ते गई। बच्चे की माँ की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी, खाया पिया कुछ भी नहीं था, पेट में नहीं ठहरता था। यानी उनकी बीवी को खाया पिया कुछ नहीं ठहरता था, उनकी बीवी बीमार पड़ने लगी और उनको वो जो बाजरा खाते थे वो नहीं चल रहा था। तो पथ्य यानी अच्छा खाना कुछ होना है, तब उन्हें गेहूं की रोटी देने की ज़रूरत पड़ी। तो गेहूं तो मुश्किल से रुपये का सिर्फ 2.5 सेर मिलता था। तब 2.5 सेर मिलता था, तब बीमार की जो जी है वो बहुत खराब होने लगी थी। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि थोड़े से पैसों का सौंफ, अजवाइन, काली नमक वो सब कुछ लाकर उन्होंने पीरबख्श ने अपनी बीवी को दिया और अपने जो भी घर में जो भी सामान थे वो सब कुछ बेच कर जो बीवी बीमार थी उन्होंने नेक्स्ट यानी अगले महीने में भी उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। यानी पैसे भी पूरे, पगार भी चले गया और थोड़ा सा सामान था वो भी बेचकर, जो बीवी को आराम नहीं था उसके वजह से उन्होंने क्या किया, तो पूरा सामान उन्होंने दे दिया। और चौधरी को इस महीने में भी उनको 2 रुपये महंगाई भत्ता भी मिला, मगर फिर भी उनके जो पेशगी जो हर महीने में मिलती या उसे एडवांस जो लेते थे वो 2 रुपये मिले, मगर वहीं पर उन्होंने एडवांस ले रखा था तो वो पैसे भी वहीं पर ख़त्म हो गए। तो चौधरी साहब का चलते चलते एक नया महीना आ गया। तो जैसे तैसे करके वे पैसे तो खर्च हो गए। तो 1.25 रुपये तो उनके हाथ में धर देना था। किसके हाथ में? पैसे पूरे ख़त्म हो गए। तो पिछले महीने का 1 रुपये को उन्होंने फिर 4 आना देना था और ये महीने का किस्त भी देना था। तो चौधरी साहब परेशान हो गए। अगर से पीर खान साहब को पैसे देंगे तो 1 महीने के लिए क्या खाएंगे, और पैसे नहीं देंगे तो खान उन्हें खा जाएगा। तो वे मिल से लौटते लौटते बाहर गए, अपने दोस्तों से पूछा, सभी लोगों के पास उन्होंने निवेदन किया कि मुझे इस महीने में 2 रुपये मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें अगले महीने में दे दूंगा, वापस दे दूंगा। तब सब लोग बोलने लगे, अरे ये ज़माने में कुछ भी पूछो मगर पैसे नहीं पूछना। तो वहाँ इस बात को वे सभी दोस्तों से उत्तर पाते हुए बहुत परेशान वे घर से बाहर जाते और पैसे की ज़रूरत को वो ढूंढते, मगर पीरबख्श को कहीं पर भी पैसे नहीं मिलता। 7वां जब तारीख आया तब उनके घर के सामने कौन आ गया? हाँ, खान साहब घर के सामने आके ठहर गए। तो दोपहर हो गई थी, खान आ गया और इसी वक्त क्या हो गया कि खान आ गया। खान आके वहाँ पर वो गाली विसोत करने लगा। तब पीरबख्श ने कहा कि तुम आज छुट्टी है, इतवार है, 2 दिन बाद आओ, मैं पैसे तनख्वाह लेते ही तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो उन्होंने क्या किया, उसे और समय 2 दिन का लिया और वहाँ से निकल गया। कौन? खान। तो बाद में फिर खान 2 दिन बाद जब आता है तब ये इस दिन आने वाला है बोलकर टहलते हुए बाहर निकल जाते हैं। टहलते हुए जाते हैं, दोपहर का समय होता है। खान घर में आया होगा यहाँ सोचकर, खान आया भी होगा और गया भी होगा यहाँ सोचकर वो घर की तरफ फिर कौन? पीरबख्श निकलते हैं। यानी पहले बाहर निकल गए सुबह सुबह, पैसे के लिए आएगा तो कहाँ से दूंगा बोलकर,
फिर दोपहर होने के बाद आके गया होगा बोलकर वो फिर घर के तरफ निकलते हैं। तब घर पहुंचते हैं तो सुना कि खान आया था और घंटों तक यहाँ ड्योढ़ी पर लटके हुए दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली दे रहा था, यानी उसे मारते हुए, पर्दे को मारते हुए ए भारा भारा बोलकर वो बोल रहा था। पर्दे के आड़ से बड़ी बीवी और बार बार खुदा की कसम कहकर बोलने लगी कि आपके लिए ये बाहर गए हैं, रुपये लाने गए हैं। तब खान गाली देता रहा और वो बोलने लगा कि नहीं, बज्जात चोर भीतर में छिपा है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं 1 घंटे में आता हूँ, रुपया लेकर रखिएगा, अगर से रुपया नहीं मिलेगा तो मैं उसका खाल उतार कर बाजार में बेच दूंगा। यहाँ कहकर वो जाता है। तो घर को जब आते हैं यहाँ समाचार पीर बख्श को मिलता है। तो 4 घंटे से पहले ही, यानी 2-3 घंटे में मैं आऊँगा यहाँ बोलकर जाता है। तो 4 घंटे से पहले ही खान फिर वापस लौट के आता है और दूर से ही आवाज़ सुनाई देने लगता है, चौधरी चौधरी से दूर से आवाज़ सुनाई देने लगता है। तो जब चौधरी का नाम सुनते ही पीर बख्श जी के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है और वे पैसे तो उनके पास है नहीं देने के लिए, सभी खाने के लिए सामान लाए खर्च हो गए। तो अभी तो उनको वे बिल्कुल निस्सव हो गए, यानी उनके हाथ पर ठंडे पड़ गए, गला सुस्त हो गया। खान आया और दोबारा पुकारने लगा और चौधरी का जो निर्जीव जो शरीर था वो निर्जीव होने लगा। फिर भी वहाँ उठ गए, उठकर बाहर चले गए और खान के पास उनके सामने जाके ठहर गए। तब खान बहुत गुस्सा आया, गुस्से करते हुए वो कहने लगा कि पैसा नहीं है तो लिया क्यों? पैसा देना है तो इसलिए तो छिपता है। हाँ, तो ऐसे बोलते हुए 3 बड़ी बड़ी गालियां देने लगा। खान मुंह से पीर बख्श के पुरखों के पीरों का नाम निकल गई और इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदान रक्त भड़कने लगा और बजाय निर्जीव हो गया। यानी जो खान था वो उनके पुरखों के नाम बोलने लगा, यानी ये थोड़ा खानदान, ये कैसी बड़ी खानदान है तुम्हारा, वो है, ये है, गाली देने लगा। फिर उनको पीर बख्श को खानदानी के ऊपर गाली सुनते हुए उनको गुस्सा आना था, मगर फिर भी उन्हें गुस्सा नहीं आया, वो बहुत ही निर्जीव हो गए। फिर खान के घुटना पीर बख्श छूने लगे और माफ़ी मांगने लगे। मगर खान की तेजी और बढ़ गई और उसने क्या किया, ऊंचे ऊंचे स्वर में पड़ोस के मोची, मजदूर, चौधरी जो भी उनके घर के सामने आमने थे, उसकी जब आवाज़ ज़्यादा सुनने लगे तब सभी लोग इकट्ठे हो गए। खान का क्रोध का डंडा फटफटा कर कह रहा था, पैसे नहीं देना है तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर जाता है? हरामी के, पैसे नहीं दिया तूने तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका है, शरीफ ज़्यादा कैसे बनता है? ऐसे वो उसके नज़र पर्दे पर गई। तो घर पर पर्दा लटका कर शरीफ ज़्यादा बनता है, तू हमको बीवी का गहना दे, बर्तन दे, कुछ भी दे, मगर मेरे पैसे दे, उसके बदले में कुछ भी दे। तब खान बिल्कुल बेबस, उसके घर में कुछ भी सामान बचा ही नहीं था, सब कुछ उन्होंने 15 साल के जरिए भीतर में सब कुछ उसने थोड़ा 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 बेचकर खाकर अपना जीवन बिता रहा था। तो बिल्कुल बेबस लाचारी में दोनों हाथ उठाकर खुदा से खान के लिए उन्होंने दुआ मांगी और बोले, कसम खाते हुए बोले कि खान साहब, मेरे पास पैसा भी घर में नहीं है, बर्तन भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। कौन बोला? पीर बख्श खान साहब को, जो खान था उसे बोला जिसने पैसे दिए थे। तो खान को पीर बख्श ने कहा कि दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, मेरे पास न बर्तन है, न पैसे है, न गहने हैं,
मेरे पास न कपड़े हैं, चाहे तो तुम मेरी खाल उतार कर बेच ले सकते हो। तो अब ये बात सुनकर खान को बहुत गुस्सा आया। अरे मैं तेरा खाल उखाड़ लूँगा कहने पर खाल उखाड़ के लेके जाओ कह रहा है, तो इससे बहुत घमंड है, ऐसा उसने सोचा। तब खान को और गुस्सा आया और उसने कहा, तुम हमारा दुआ क्या करेगा, तुम्हारा खाल क्या करेगा। मैं उसे गुस्सा आके उसने बोला कि तुम्हारा खाल लेके जाके मैं क्या करूं, उसका तो जूता भी नहीं बनेगा, तुम्हारा खाल से तो अच्छा है यहाँ जो लटका हुआ टाट है ना वो अच्छा है। तो खान की नज़र उस ड्योढ़ी पे लटकी हुई पर्दे पर पड़ी। लटकी हुई दरी को उसने क्या किया, सर से झटका मारा और वो झटके से पर्दा हटा दिया। जब झटके से पर्दा हटता है, पर्दे हटने के साथ ही जैसे कि चौधरी की जीवन की डोर ही टूट गई। वहां डगमगाते हुए, कौन, चौधरी साहब डगमगाते हुए उसे रोके, मगर फिर भी जब वो झटका मार के उस पर्दे को हटाता है, कौन, चौधरी, तब वो डगमगाते हुए जमीन पर गिर पड़े। कौन, चौधरी साहब। तो इस दृश्य को देखने जो आए थे लोग, जो उस झगड़े को देखने आए थे, वो लोग देख के चौकन्ने हो गए, परेशान हो गए। सभी लोग इस दृश्य को देखने के लिए, चौधरी में ना जान थी ना उनमें कुछ धैर्य था। तो यहाँ पर वो जब पर्दा हटा दिया तो भीड़ ने देखा कि लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी होकर कांपने लगी। यानी औरत जो लड़कियां थी सब एक तरह से कांपने लगी और औरतें ऐसी सिकुड़कर ठहर जा रही थी जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया। यानी उनके जो शरीर पर जो वस्त्र थे वो पूरे फट गए थे। वैसे जैसे तैसे करके वो पर्दे के अंदर घर में वो जीवन बिता रहे थे। जब वो पर्दे को खींच लिया गया तो जैसे कि उनके शरीर का वस्त्र ही खींच लिया गया। वह पर्दा ही था जो घर भर की औरतों का वस्त्र था। उनके शरीर पर जो बचे चितड़े थे वो 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ दिखने लगे। तो इस दृश्य को देख के वहाँ खड़े हुए लोग भी वहाँ से आंख बचाकर वहाँ से निकल गई और जाहिल भीड़ अपने आंखें फेर ली और सभी लोग वहाँ से निकल गए। यहाँ देखकर, इस हालात को देखकर जो खान था, जो पैसे पूछने आया था, वो भी डगमगा गया। वहाँ पर इस सभी को देखकर वहाँ पर एक जोर से चीखें बाहर आने लगी, यानी औरतें चीखने लगी। चौधरी साहब वहीं पर बेसुध पड़े हुए थे। जब ये सब कुछ देखकर चौधरी ने क्या किया, वो पर्दे आंगन में वैसे ही फेंक कर वहाँ उठकर गाली देते हुए वहाँ से निकल गए। मगर जो पर्दा खींच गया, वो जो पर्दा था वो चौधरी साहब का जो उनकी आबरू की पर्दा था जो आंगन में पड़ा हुआ था। चौधरी साहब जो नीचे गिर पड़े थे, वो उन्हें होश आई तब देखा कि पर्दा वहीं पर पड़ा हुआ है। मगर चौधरी साहब का धैर्य नहीं हुआ कि उस पर्दे को उठाकर फिर वापस उसी ड्योढ़ी पर डाल दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। यानी चौधरी साहब का जो अवलंब पर्दा था वहाँ अब ख़त्म हो गया था, मर गया था। यानी जो चौधरी साहब थे वो भीतर, जो चौधरी साहब के स्त्रियां थे वो फटे चितड़े में उनके आबरू को बचा रहे थे। तो जब उन्होंने पर्दा खींचा तब जैसे कि उनके पूरे कपड़े खींच लिए। तो इससे हमें पता लगता है कि मनुष्य जीवन में कभी झूठी प्रतिष्ठा पर
नहीं जीवन करना चाहिए। हाँसी के दष्टु कालो चाचू जैसे हम बोलते हैं ना, इसलिए जैसे, क्योंकि झूठी प्रतिष्ठा का जो पर्दा होता है कभी ना कभी उठ जाता है। पीर बख्श के पास जो झूठी प्रतिष्ठा जो उनके पर्दे में झलकता था, कई लोगों ने उन्हें कहा था कि पीर बख्श साहब, ये तो दरी जो है बहुत महंगा है, आप जाके कोई फटा हुआ कोई क्या बोलते हैं उसे, बाज़ार में गंज में आपको 2-3 रुपए या 8 आने रुपए में 8 आने में आपको ये थैलों का पर्दा मिलेगा, वो ला के डालिए, आप क्यों उसको वेस्ट करते। तब वो पीर बख्श बोलते थे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पुराने ज़माने से ही हम इसी तरह के पर्दे हम अपने घर का उपयोग करते। तो मेन कारण क्या था, उन्हें वो जो पर्दे थे बाज़ार में मिलने वो लाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसको अपनी प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा को उन्होंने बरकरार रखा। मगर जब खान जब पर्दा खींच लेता है तो वो पर्दे के साथ ही उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। तो पीर बख्श को यहाँ पर पर्दे को फिर टांगने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाते, क्योंकि ये पर्दा जो था वो पर्दा जो जिस भावना का पर्दा था वहाँ मर गई। तो इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो आप इस कहानी के बारे में, आपको मैंने जो कहानी को सविस्तार से और विस्तार से आपके पढ़ने के लिए मैंने आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने इस कहानी का PDF भेजा है। तो इस PDF को पढ़िए, फिर बाद में और एक बार इसे सुनिए। आप कितने बार भी सुनिए, आपके YouTube में ये कहानी पड़ा हुआ होगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को और एक बार नए साल की शुभकामनाएं देते हुए आज की मेरी एक कहानी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।